मोंटेनेग्रो के कोटोर की किला नगरी से आगे की यात्रा पर निकलने का समय हो गया है। मैंने किले के पुराने नगर में 2 घंटे बिताए हैं। अभी पर्यटकों के किले के अंदर से बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का समय है। ये द्वार टाउन गेट नाम से जाना जाता है। मोंटेनेग्रो के सबसे प्रमुख मध्यकालीन नगर हैं कोटोर। मेरिना में सिल्वर विस्पर नामक जहाज पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ से बुडुआ लौटना है। आज रात को वहाँ ठहरूंगा। शहर के मुख्य बस अड्डे की ओर पैदल चलकर जा रहा हूँ। मैं वहीं आकर उतरा था। ऐसा लगता है जैसे कोटोर मात्र पर्यटकों की ही नगरी हो। ये सारे लोग पर्यटक हैं। प्रादेशिक जनता के रूप में व्यापारी और टैक्सी ड्राइवर ही यहाँ दिख रहे हैं। बाजार और सड़कों के किनारों पर दोपहर के समय बेचने के लिए रखे सामान अभी नहीं है। दोपहर को हरी सब्जी और फल दिखे थे तो अभी कपड़े और टोपी आदि दिख रहे हैं। मुख्य बस अड्डे के लिए यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। किले के विभिन्न द्वार सीधे सामने नजर आ रहे हैं। किले की मोटी दीवार ये लंबाई में बनी हुई है। उसकी विपरीत दिशा में कोटोर खाड़ी का दक्षिण भाग नजर आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध बे ऑफ कोटोर, ये वहाँ का मेरीना है। नाइट क्लब और यूथ क्लब को मिलाकर अनेकों संस्थाएं उसके किनारे पर दिख रही हैं। वहाँ का रात्रि उत्सव अब शुरू होगा। कोटोर की सारी मध्यकालीन इमारतों को अभी पर्यटन के लिए बदल दिए गए हैं। अनेकों विदेशी और स्वदेशी बोट मेरिना में पड़ी हुई हैं। ये सामने की ओर चलकर जाने वालों ने मुझे बता रखा है कि वो भी बुडुआ जा रहे हैं। कोटोर की रातें अविस्मरणीय होती हैं। यदि अधिक दिन मोंटेनेग्रो में रहना होता तो एक रात अवश्य ठहरने की जगह है कोटोर। लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए मेरे पास अधिक दिन नहीं है। एक बार फिर मुझे यहाँ आने की इच्छा रखने वाला शहर है कोटोर। यह उस हद तक मुझे आकर्षित किया एक खूबसूरत शहर है। कोटोर खाड़ी को पीछे छोड़कर मैंने बस अड्डे की ओर चलना जारी रखा। ये सामने जाने वाले लाल कमीज वाले बंदे ने इस जगह पर मुझे घेरा। उसने प्रस्ताव रखा कि 20 यूरो में हमें बुडुआ पहुंचा देगा। हम 3 लोगों को मिलकर ही वह रकम उसे देनी होगी। यात्रा आरंभ हुई। ड्राइवर का नाम लाकोविच है। उसने कहा कि उसे लक्की बुला सकते हैं। लक्की से एक ही परेशानी है, वह बहुत अधिक बोलता है। एक घाटी चढ़कर काफी दूर तक यात्रा करने के बाद फिर एक दूसरी घाटी उतरकर बुडुआ पहुंचना होगा। 25 किलोमीटर लंबी यात्रा। अभी समय 7:30 से ऊपर हो गया है। कोटोर खाड़ी के समीप पहाड़ी श्रृंखलाओं की चौकीदारी आदि ने ही 2000 वर्ष पहले से ही विभिन्न वर्गों और आक्रमणकारियों को इस ओर आकर्षित किए थे। ईसा से 150 वर्ष पहले रोम निवासियों ने ही सबसे पहले यहाँ एक उपनिवेश बस्ती की स्थापना की थी। उस काल के दौरान आज का कोटोर अस्क्रिबियम नाम से जाना जाता था। रोम के बाद बेजेंटीन, उसके बाद बल्गेरियन साम्राज्य, सर्बियन साम्राज्य, ओटोमन तुर्की, वेनिस गणराज्य, बोस्नियन साम्राज्य आदि। कोटोर नामक इस प्रदेश को विभिन्न कालों के दौरान इन्हीं लोगों ने अपना बनाए रखे थे। कोटोर के इतिहास पढ़ने पर यह मालूम हो जाता है कि यूरोप के ऐसे छोटे प्रदेश तक कैसी ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक वेनिस गणराज्य उत्तर पूर्वी इटली का एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। उसके अधीन रहने के दौरान ही कोटोर समेत अन्य शहरों में आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की हुई थी। अभी घाटी की अनेकों घुमावदार सड़क से होकर है हमारी यात्रा। 2 पहाड़ों के बीच के दरार को पार करके दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। चूने के पत्थरों की पहाड़ी श्रृंखलाएं। पहाड़ के ऊपर एक जगह पहुंचने पर नीचे कोटोर शहर नजर आ रहा है। मैंने लक्की को वहां गाड़ी रोकने के लिए कहा। लोगों के बैठने के लिए बेंच, मेज आदि एक तरफ डाल रखे हैं। यह एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दृष्टिगोचर हो रहा है।
पहाड़ों के बीच में एक गड्ढे के अंदर स्थित हो जैसा कोटोर शहर। पहाड़ों के बीच में थोड़ा पानी जमा हुआ हो जैसे कोटोर खाड़ी। ऐसे देखने से ये पता चल पाता है कि एड्रियाटिक समुद्र का पानी पहाड़ के अंदर की ओर फैला हुआ है। अभी कोटोर के किनारे से लगकर केवल सिल्वर विस्पर ही नजर आ रहा है। पहले मेरे वहां देखे क्राउन प्रिंसेस नामक एक बड़ा जहाज अगला किनारा लक्ष्य करके वहां से रवाना हो चुका है। बहुत ही सुंदर घाटी। ये खूबसूरती और पर्वतों के बीच के स्थान ने ही कोटोर खाड़ी के किनारों की ओर आक्रमणकारियों को आकर्षित करते रहे थे। कोटोर खाड़ी के किनारों पर अभी करीब 60 बस्तियां बसी हुई हैं। वो सारी बस्तियां 4 नगरपालिकाओं के अधीन आती हैं। धरती पर जेड आकार की एक दरार के अंदर की और एड्रियाटिक समुद्र के घुसे रहने की थोड़ी कल्पना करो। कोटोर खाड़ी का रूप वही है। हम 3 श्रोताओं के मिलने से लक्की बहुत खुश नजर आ रहा है। स्वीडन में एरिक्सन कंपनी का कर्मचारी था वह पहले। उसके बीच में अपने देश में वृद्ध माता पिता की देखभाल करने के लिए वह लौट आया था। हमारी यात्रा फिर आरंभ हुई। पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच से लंबी यात्रा। मेरे बाहर के नज़ारों को देखकर बैठे रहने के समय लक्की अपनी नौकरी की कहानी का बखान कर रहा था। मैं एरिक्सन कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। लक्की माता पिता के बूढ़े होने पर उनके अंतिम पलों में उनका सहारा बनने के लिए घर लौट आया था। थोड़ा भावुक होकर लक्की ने बताया कि उसके पिता का देहांत उसकी गोद में लेटे लेटे ही हुआ था। पहाड़ चढ़ उतर कर हमारी कार आगे बढ़ती रही। कहीं जगहों पर ट्रॉपिकल वन जैसे भू प्रकृति। अभी वो नीचे बे ऑफ कोटोर का एक अन्य भाग नजर आ रहा है। मैंने फिर एक बार कार रोकने के लिए कहा। कार से उतरकर प्रकृति के उस नज़ारे की ओर अपना कैमरा घुमाया। एक पतली लकीर समान तिबात हवाई अड्डे की हवाई पट्टी नजर आ रही है। नीचे अभी तिबात के प्रदेश ही नजर आ रहे हैं। अभी भी कोटोर खाड़ी के एड्रियाटिक समुद्र से मिलने के वो प्रदेश नजर नहीं आ रहा है। तिबात भी कोटोर के समान ही एक प्रमुख प्रदेश है। 15,000 के करीब की आबादी वाला एक शहर। खाड़ी के किनारे और पहाड़ों पर टूरिस्ट होटल्स, रिसोर्ट्स, यूथ हॉस्टल सब हैं। यदि बस में आ रहे होते तो इस प्रकार बीच बीच में रोककर नज़ारों के आनंद नहीं उठा पाते। वहां के बारे में लक्की हमें विस्तार से समझा भी रहा है। परेशानी इतनी ही है कि वो बातें थोड़ी ज्यादा करता है। पहाड़ के ऊपर से यात्रा का पुनरारंभ हुआ। इन सब के दौरान लक्की हमें मोंटेनेग्रो के बारे में ही बताता रहा है। लक्की का कहना है कि मोंटेनेग्रो समीप काल के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाएगा। मोंटेनेग्रो अभी से बहुतायत में पर्यटकों के आने वाले यूरोपियन देशों में से एक है। पर्यटन में तरक्की पाते ही इस ओर के विदेशी निवेशकों के बहाव भी बढ़ गए हैं। पहले पर्यटन के क्षेत्र में रूस निवासी सबसे अधिक धन निवेश करते थे, तो अभी तुर्की और सर्बियाई उसके लिए आपसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। लक्की का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या समीप काल के दौरान बहुत बढ़ गई है। लक्की अभी कोटोर में ही रहता है। उनकी बेटी के कोटोर में पढ़ने के कारण ही पोर्ट गोरिका के निवासी होते हुए भी वो अस्थायी तौर पर कोटोर में रह रहा है। कार अभी रडानोविची नामक जगह पहुंची है। यह इमारत निर्माण की सामग्रियों के उत्पादन होने वाली अनेकों कंपनियां स्थित एक प्रदेश है। टाइल्स, लकड़ी की सामग्रियां, इमारत निर्माण की अन्य सामग्रियां आदि के व्यापार से संबंधित अनेकों संस्थाएं यहाँ हैं। कोटोर से जब पहाड़ चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह एक पठार हो। कोटोर से रडानोविची की दूरी 9 किलोमीटर है। मोंटेनेग्रो के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबों में से एक क्लब ओएफए ग्रेबाली का मुख्यालय यही शहर है। कुछ तकनीकी शिक्षण संस्थाएं भी यहाँ हैं। पहाड़ के ऊपर के इस समतल प्रदेश से काफी दूर तक दौड़ने के बाद ही नीचे की ओर उतरते हैं। बुडुआ, कोटोर आदि प्रदेशों के लिए आवश्यक इमारत निर्माण की सामग्रियों को रडानोविची में ही संग्रहित करके रखे जाते हैं।
लकी का मानना है कि आर्थिक रूप से उसका देश तरक्की कर रहा है। ये यूरो क्षेत्र में आने वाला देश नहीं है, लेकिन यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया हुआ देश है। सर्बिया और मोंटेनेग्रो नामक देश जब विभाजित हुआ था तब देश स्तर पर फायदा हुआ था, तो भी आर्थिक स्तर पर मोंटेनेग्रो एक बिछड़ा हुआ देश ही रह गया था। जब एक देश हुआ करता था तब मोंटेनेग्रो की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्बिया के नेतागण ही किया करते थे। सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की नीतियों ने मोंटेनेग्रो को आर्थिक तंगी की ओर धकेल दिए थे। सर्बिया से अलग होने के 9 वर्ष पहले से ही मोंटेनेग्रो ने उस देश के साथ के आर्थिक संबंध तोड़ दिए थे। 1997 में मोंटेनेग्रो ने अपनी मुद्रा के रूप में जर्मन मार्क को स्वीकार कर लिए थे। जर्मनी सहित अनेकों देशों ने यूरो को अपना मुद्रा बनाए, तो मोंटेनेग्रो ने भी यूरो को अपना लिए थे। यूरोपियन यूनियन का भाग हुए बिना यूरो को मुद्रा बनाना ही मोंटेनेग्रो की खासियत है। लकी यह भी कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन की सहायता से ही मोंटेनेग्रो अभी आर्थिक रूप से तरक्की प्राप्त कर रहा है। ये सब छोटे होम स्टेज हैं। अनेकों पर्यटक यहाँ ठहरने के लिए आते हैं। यहाँ के सारे मकान मालिक अपना आवास 1-2 कमरे में समेटकर मकान के बाकी भाग पर्यटकों को किराए पर देते हैं। उन लोगों को उससे अच्छी आमदनी होती है। अभी नीचे एड्रियाटिक समुद्र दिख रहा है। इस सड़क के ठीक नीचे जास बीच नामक एक रेतीला समुद्र तट है, पर्यटकों के दौरा करने वाला बीच। पहाड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उन्हें समुद्र जल में उतार कर रखे हों। एड्रियाटिक के तट पर के रिवेराएं समुद्र के किनारे से लेकर पहाड़ के पार्श्व भाग से होकर जंगल फैला हुआ देखा जा सकता है। भिन्न और विचित्र प्रकार की भू प्रकृति, वह बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र के चौड़े रेतीले तट मात्र ही सुंदर नहीं होते हैं, समुद्र के अंदर की ओर पहाड़ी के उतरे हुए दिखना भी बहुत ही विचित्र और खूबसूरत नज़ारा है। कहीं कहीं रेस्तराएं समुद्र के नज़ारों का आनंद उठाते हुए वहां बैठकर भोजन कर सकते हैं। उस प्रकार के अनेकों होटल और रेस्तराएं इस प्रदेश में स्थित हैं। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है। एक तरफ एड्रियाटिक समुद्र की नीलाभा, इस समुद्र के उस पार इटली है। यहाँ समुद्र से होकर सीधे 280 किलोमीटर यात्रा करने पर इटली के बारीक बंदरगाह पहुंचे जा सकते हैं। उसके लिए 10 घंटे की समुद्री यात्रा पर्याप्त है। यह जरा देखो कि पहाड़ी ढलान पर सड़क कैसे बनाई गई है। बर्फबारी के दौरान यातायात के ठप न होने देने के लिए, पहाड़ को नीचे की ओर खिसकने न देने के लिए इस तरह के कंक्रीट शेल्टर्स बने हुए हैं। ट्रैफिक यहाँ की एक बड़ी समस्या है। शहर विकसित हुए, पर्यटन में उन्नति हुई और उसके साथ ही शहर के नजदीक पहुंचने पर सुबह और शाम के समय यातायात संकुलन दिखाई देता है। यातायात की समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ नई सड़कों के निर्माण हो रहे हैं। अभी समुद्र में एक छोटा पहाड़ दिखाई दे रहा है, वह सेंट निकोला आइलैंड नाम से जाना जाता है। बुडवा के समुद्र तट से थोड़ी दूर स्थित वह द्वीप अभी पर्यटन प्रक्रियाओं का एक केंद्र है। कार की गति बहुत कम हो गई है। आगे की तरफ अनेकों गाड़ियां जा रही हैं। यह सेंट निकोला आइलैंड है। उस द्वीप पर भी छोटे बीच आदि स्थित हैं। देखने से वह समुद्र के अंदर गिरा हुआ कोई पहाड़ सा लगता है। तट से करीब 500 मीटर अंदर है उसका स्थान। कार बुडवा शहर पहुंच गई है। पहाड़ के ऊपर वादी में फैला हुआ एक शहर है बुडवा। अनेकों होटल दिखाई दे रहे हैं। समुद्र तट से पहाड़ के ऊपर की ओर फैली हुई इमारतों से भरे ये प्रदेश बुडवा के नए भाग हैं। अधिकांश इमारतों की छप्पर टाइल्स के बने हैं। बुडवा के रियल एस्टेट क्षेत्र की उन्नति वो सामने दिख रही है। होटल और अपार्टमेंट से वह प्रदेश भरता जा रहा है। बुडवा के द्वारा संभाले जाने से अधिक इमारतें वहां बनती जा रही है। उनके दाम भी प्रदेशवासियों के पहुंच से परे हो चुके हैं।
विदेशियों के यहाँ आकर बड़े स्तर पर धन व्यय करने के कारण स्थानीय निवासियों की अवस्था एक छोटा मकान या फ्लैट तक खरीद नहीं पाने की हो गई है। इसलिए लकी हमें समझा रहा है कि हम में से कोई वहाँ मकान खरीदने की इच्छा रखता है तो वो बुढ़वा में ना खरीदे। खरीदने की इच्छा हो तो उसने जगह दिलाने का ऑफर भी दिया। लकी बहुत बातूनी है। सैकड़ों की संख्या में होटल, उनसे अधिक रेस्तराएं, पर्यटन से संबंधित अन्य अनेकों सुविधाएं, विभिन्न उद्योग। लकी का मानना है कि लोगों को नौकरी मिल रही है तो भी यहाँ प्रदेशवासियों को बहुत अधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। संध्या होते ही सड़क पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इनमें से अधिकांश लोग पर्यटक हैं। लकी ने यह भी बताया कि प्रदेशवासियों से अधिक तो वहाँ पर्यटक ही होते हैं। लकी के अनुसार किसी किसी दिन तो बुढ़वा जैसे प्रदेशों की जनसंख्या से दुगने से अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। वो पर्यटन काल के दौरान की नियमित अवस्था है। बातूनी लकी ने अभी भी अपना मुंह खुला छोड़ रखा है। भले ही बातूनी हो, लेकिन लकी वहाँ के सारे विषयों की अच्छी जानकारी रखने वाला बंदा है। लकी के विवरण सुनकर बैठे हुए मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। कल मोंटेनेग्रो के विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर जाने का निर्णय कर रखा है मैंने सोचा कि इतनी बात करने वाले इस बंदे को क्यों ना कल की यात्रा के लिए बुला लें। अच्छी अंग्रेजी में बात कर लेता है। प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहने वाला मन। कल की यात्रा यदि लकी के साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने निर्णय कर लिया कि टैक्सी से उतरने से पहले उसे ये बात बताऊंगा। लकी से पूछा तो वह तैयार हो गया। उसे बहुत खुशी भी महसूस हुई। लकी कहता है कि साधारणतः उस प्रकार की एक दिवसीय यात्रा के लिए वह 80 यूरो की मांग करता है, लेकिन मुझसे वह 70 यूरो लेगा। मैं भी उसके लिए तैयार हो गया। कार अभी मेडिटरेनियन का एवेन्यू पहुंची है। मेरा होटल यहाँ कहीं है। लकी ने मुझे वहाँ उतारा। एक बार फिर यह तय हुआ कि कल 12 बजे वह यहाँ पहुँचेगा। मेरे होमस्टे के मालिक को लकी ने ही वहाँ बुला लिया। उसके बाद वह विदा लेकर चला गया। मेरे रह रही संस्था की मालकिन ये औरत है। वास्तव में वह होटल नहीं है, गेस्ट हाउस है। उस ओर मुझे ले जाने के लिए खुद मालकिन मेडिटरेनियन का एवेन्यू पहुंची है। मेरा कमरा बुक किए हुए होमस्टे का नाम गेस्ट हाउस विला बैक है। इस औरत की तरह के लोग अपने मकान के 1-2 कमरे अपनी ज़रूरत के लिए रख लेने के बाद बाकी भाग पर्यटकों को किराए पर देते हैं। बजट देखकर खर्चा करने वाले मेरे जैसे पर्यटक ही उसके लाभार्थी होते हैं। ऐसे गेस्ट हाउसों में इंटरनेट से कमरे बुक किए जा सकते हैं। मात्र एक कमरा ही होगा। यह ज़रूरी नहीं कि वहाँ खाना भी मिल जाएगा। उस कमरे में रह सकते हैं। बीच या अन्य कहीं भी जा सकते हैं। बुढ़वा में एक होटल या कमरा लेना हो तो कम से कम 6,000 रुपये देने होंगे। उसका पुराने शहर और बीच के नज़दीक होना ही उसका कारण है। यह है मेरा कमरा, एक छोटा कमरा। इसका किराया मात्र 1,800 रुपये है। होटल और होमस्टे में यही अंतर है। मालकिन ने वहाँ की सुविधाओं की जानकारी दी, फिर विदा लेकर वह चली गई। मैं बैग आदि कमरे में रखकर वहाँ से निकला। संध्या समय बुढ़वा के पुराने शहर के नज़ारों की ओर जाना है। होमस्टे से थोड़ा चलकर जाने पर एक उद्यान पहुँचे जाते हैं। मैं पहले जिस मेडिटरेनियन का एवेन्यू पर कार से उतरा था, यह उसके किनारे पर स्थित है। शाम के उत्सव के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। बुढ़वे की रात की जिंदगी को समीप से जानना है। दिन के समय बोट यात्रा और अन्य सैर पर गए हुए लोगों के लौट आने का समय। काफी लोग गेस्ट हाउस, होमस्टे आदि की ओर जा रहे हैं। मैं पुराने शहर को लक्ष्य करके चल रहा हूँ। मेरे रहने की जगह से 200 मीटर चलने पर यहाँ पहुँचे जा सकते हैं। लगता है कि अधिकांश लोग वहीं जा रहे हैं। कोटोर में दिखे जैसे किले के अंदर का शहर ही यहाँ भी पुराना शहर है। रास्ते के किनारों पर अनेकों दुकानें। अभी मेरीना के समीप पहुंचा।
डोकली मरीना। उस कोने पर शहर के नए प्रदेश दिख रहे हैं। पुराने शहर के अंदर की ओर की मेरी यात्रा शुरू होने जा रही है। उसके लिए उस तट पर खड़ा हूं।